सो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था कि लाइटिंग के बारे में, कि हम लोग वीरे में जाते हैं, वहां पे लाइट को कैसे सेट करते हैं। एंड देखा था कि इंटरेक्टिव रेंडर कैसे निकालते हैं। तो इंटरेक्टिव रेंडर की जो सेटिंग्स थी वो मैंने बता दी थी। आप लोगों में से किसी ने वो ट्राई किया है अभी तक? नो सर, मैं तो नहीं किया। एक सेकंड, लक्ष्मण की आवाज मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही है। मैं हेडफोन लगा लेता हूँ। यस सर, करा था। अच्छा, आपने किया था। तो उसका कुछ रिजल्ट मिला बेटर, जो आप हाँ पहले सर, थोड़ा निकालते थे उससे? फर्क था। क्या? यस सर, थोड़ा ठीक आई थी, लाइटिंग वगैरह अच्छी। ओके, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो देखिए और जो भी रेंडर का सेटिंग आपका होगा वो सारा सेटिंग पहले तो आप यहाँ पे सेव करके रखेंगे, ठीक है? वो एकदम रखिएगा कि यहाँ पे जो भी सेटिंग्स आप कर रहे हो वो सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जो आपको चाहिए तो आपको यहाँ से सिंपली लोड कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में इंटरेक्टिव रेंडर का सेटिंग सेव किया था, तो मैं लोड कर लूंगा तो मुझे हर बार रेंडर को सेटिंग नहीं चेक करना पड़ेगा। आप लोग का जो है वो सेटिंग CUDA का होगा, क्योंकि आप दोनों के पास ही एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड है। मेरे पास CPU का रहेगा। ओके। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है तो आप CPU से निकाल सकते हो, ठीक है? अब आते हैं कि हमारा जो भी मॉडल होता है तो उसमें हम लोग मटेरियल को कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि आपने अगर शुरू शुरू में अवीरे को यूज किया होगा तो आपका यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, ठीक है? तो ये जब आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो इस तरीके से आपका भी कंप्लीटली फिल हो गया होगा। वो आपने डाउनलोड किया है आप दोनों ने? यस सर, मैं कर लिया हूँ। लक्ष्मण आपका? सर ये मेरे उसमें पहले तो लाइब्रेरी थी मेरे पास इसकी, लेकिन वो सर वही प्रॉब्लम आ रही थी ना बीरे में। हम्म। तो वो लाइब्रेरी अभी डाउनलोड नहीं कर रखी है मैंने, अभी भी मैं आज लैपटॉप दिखाने गया था। हम्म। तो उसकी वजह से वो डाउनलोड वगैरह नहीं हो पाया अपना। अच्छा, डाउनलोड नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, उसको बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी जी। होती है, ठीक है, तो आप यहाँ से जाके जी। वो सब कर लग सकते हैं, ठीक है? फोल्डर से आप कुछ कुछ लोड भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कहीं से दूसरा लाइब्रेरी अवेलेबल है तो, ठीक है, जो आपके सिस्टम में ओके पहले से है। तो आप यहाँ से जाके उसको लोड कर ओके लीजिएगा। सर। ओके। ये चीजें मैं बाद में ओके बताऊंगा सर। क्लास में भी, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास लाइब्रेरी को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। पहले हम लोग सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट जो है वो सारी चीजों को सीखेंगे, फिर हम लोग बाहर से कैसे कोई इमेज लाते हैं वो सारी चीज, या कलर कैसे करना है, टेक्सचर कैसे करना है, वो सारी चीजों को हम लोग सीखते जाएंगे पैरेलली। ओके। तो आज की क्लास में मेन फोकस सबसे पहला जो होगा वो मटेरियल पे होगा। बाद में हम लोग हाई क्वालिटी रेंडर का सेटिंग सीखेंगे, और उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि लाइट जो हम लोगों ने असाइन किया था उसका कलर वगैरह चेंज करना हो, या फिर उसमें और क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जो रेंडर में हम लोग को और हेल्प करेगा और क्वालिटी को इन्हांस करेगा। ओके। तो पहला आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कि मटेरियल कैसे असाइन करना होता है। तो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस सेशन में सीन को सेट कर रखा था, ठीक है? अब मैं जब दूसरा कुछ करूंगा तो अगर मेरा फर्नीचर वाला ही है, मान लीजिए मुझे मल्टीपल फर्नीचर के रेंडर निकालने हैं। मैंने बहुत सारा मल्टीपल फर्नीचर, जैसा कि लक्ष्मण के केस में है कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा फर्नीचर पे काम किया है और अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए कैटलॉग बनाना चाहते हैं। तो बार बार तो वो हर जगह जाके इस तरीके से बैक स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे, कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने सारे मॉडल्स को इंपोर्ट कर करके सेम सेटिंग्स में चेंज करते जाइए। तो एक ऐसा फाइल लगा के सेव कर लीजिए, और उसके बाद लाइटिंग का जो प्लेसमेंट है ना वो आगे पीछे करके उसके इंटेंसिटी को चेंज करके रेंडर निकालेंगे तो क्विकली हो जाएगा। या फिर आप ये जो बैकग्राउंड का सेटअप है उसको कॉपी करके दूसरे फाइल में ओपन कर लीजिएगा और फर्नीचर्स को चेंज करते रहिएगा, ठीक है? देन आ जाता है कि यहाँ पे मैंने एक सीन सेट कर रखा है। तो इससे मेरा एक फायदा ये भी हो जाएगा कि सीन मेरा सेट रहता है तो मुझे बार बार एंगल्स वगैरह डिसाइड करके सीन को सेट नहीं करना है, ठीक है? तो ये सभी चीजें हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाती हैं। अभी रेंडर के आउटपुट में मैं अपना जो डिफॉल्ट है उससे चेंज करके 4:3 कर लेता हूँ, क्योंकि 4:3 पे सेट किया हुआ सीन था। अब आते हैं कि हमारे पास ये एक चेयर है जो कि यहाँ से मैंने वेयर हाउस से डाउनलोड किया है।
अब मुझे इस चेयर में दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं बेसिकली। एक तो ये फैब्रिक हो गया, दूसरा ये वुड का लाइक लेग्स हो गया, एंड देन हमारे पास जो बाइंडिंग है वो हमारा मेटल का हो सकता है या वुड का भी हो सकता है। आप चाहे तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेके भी अपना रेंडर निकाल के मुझे भेज सकते हो ग्रुप में, ठीक है। उसमें अगर कुछ सजेशन होगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल होता है कि हमें मान लीजिए फैब्रिक को चेंज करना है, तो किस तरीके से फैब्रिक चेंज करेंगे। तो फैब्रिक चेंज करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग कोई भी कलर या कुछ भी असाइन करना होता है तो हम लोग पेंट बकेट टूल का यूज करते हैं, राइट। अब उसी तरीके से अगर हमें कोई सैंपल पेंट लेना होता है तो हमारे पास यहाँ पे सैंपल पेंट का ऑप्शन होता है। तो इससे चूज कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं कलर। अब ये वाला सेम कलर अगर हमें कहीं असाइन करना होगा तो उस जगह पर जाके असाइन कर देते हैं। सपोज आपने अलग अलग चीजों को, मटेरियल्स को डाउनलोड कर लिया, ठीक है, वेयर हाउस से, और वहां पे आप कलर असाइन करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन वीरे में ये काम थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाता है। क्या होता है कि जब आप इस तरीके से सैंपल कलर पिक करते हो ना, तो वही चीज आपका वीरे का जो मटेरियल सेक्शन है वहां पे हाईलाइट भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से कोई सैंपल लिया इस तरीके से, तो ये आपका वीरे में हाईलाइट हो जाना चाहिए। इस सेटिंग को थोड़ा और नीचे नहीं ले जा सकते। मे भी यहाँ पे अपीयर होने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये हाईलाइट हो जाता है, ओके। वुड का भी करके देख लेते हैं ट्राई। अच्छा, ये नीचे तक ओपन हो गया था इसलिए ऐसा दिख नहीं रहा था। यहाँ आप देखेंगे कि आप किसी भी कलर पे सैंपल पेंट वाला करेंगे तो आपका ये चीज यहाँ पे हाईलाइट हो गया, राइट। तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो वुड मटेरियल है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। ये समझ में आया यहाँ तक। अभी मेरे साथ केस क्या हो गया था कि वो ज्यादा जी। एक्सटेंड था, तो वो नीचे हाईलाइट हो रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था। तो वो चीज जो है ये वाला, ये स्ट्रेच हो रहा था, तो उसी को मैंने शॉर्ट किया। कैसे करना है सर, फिर से कीजिए एक बार। अभी क्या होता है ना कि अभी बाय डिफॉल्ट क्या था कि मेरा ये जो पोर्शन है जो वीरे मटेरियल का, वो एक्चुअली स्ट्रेच होके, जो हमारे स्ट्रेचिंग तभी हो सकता है ना यहाँ से दोनों डायरेक्शन में। नहीं नहीं, ये कलर कलर वाला। अच्छा, कलर वाला। कलर वाला क्या है कि अगर हम लोग कैसे सैंपल कैसे? पेंट का यूज करते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर हम लोग को पिक करना होता है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से ये कलर पिक कर लिया। तो जो भी मेरा मटेरियल अप्लाइड होगा या जो भी टेक्सचर अप्लाइड होगा वो मेरा वीरे मटेरियल के सेक्शन में हाईलाइट हो जाएगा। जब भी मैं कोई मॉडल डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा सारा का सारा वीरे मटेरियल जो है वो दिखने लगता है, ओके, जो भी उसमें यूज किया गया है पर्टिकुलर स्केचअप मॉडल में। क्लियर हुआ। यस सर। अभी क्या करना है कि मान लीजिए कि ऐसे ऐसे मटेरियल का मुझे सारा का सारा जो का मतलब कॉटन या फैब्रिक है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली क्या होता है सिलेक्शन टूल से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काम इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इन सीन, यानी कि इस मटेरियल से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्ट है हमारे सीन में, सीन मतलब जितना एरिया हम लोगों ने कवर करके रखा है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा डॉटेड डॉटेड चेंज हो गया, राइट, यानी कि ये सारा चीज सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड अभी दिखने लगेगा, मे बी जूम में ना दिख रहा हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज सिलेक्ट हो जाती है। अभी अगर यहाँ पे मुझे कोई और मटेरियल अप्लाई करना है फैब्रिक का, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ फैब्रिक्स को यूज किया हुआ है, तो ये फैब्रिक मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है ग्रेइश कलर का, ओके, या फिर मुझे ऐसा कलर पैटर्न वाला फैब्रिक यूज करना है। तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूंगा, किस तरीके का फैब्रिक है वो मुझे यहाँ से दिख जाएगा, और उसको मैं राइट क्लिक करूंगा और अप्लाई टू सिलेक्शन कर दूंगा, ठीक है। तो जो जो मेरा
पिछले वाला मटेरियल था वो पहले तो वो सारा रिलेटेड मटेरियल सिलेक्ट हो चुका है, और अब जो है उन सारे जगह पे मेरा जो नया मटेरियल है, यानी कि यहाँ पे फैब्रिक जो है वो असाइन हो जाएगा। तो मुझे हर जगह जाके उसको एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके पेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक बार नंदन को ही बताया था कि हम लोग किस तरीके से कलर को कस्टमाइज करते हैं। तो बाद में रेंडर के टाइम में हम लोग अगर सेम कलर के एलिमेंट्स को एक साथ चेंज कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पे हो रही है। ओके, यस सर। अब आते हैं यस कि सर। मान लीजिए कि हमें कोई फैब्रिक जो है दूसरा चूज करना है। तो हमारे पास जो ये मटेरियल का बॉक्स है, ये होता है कि कौन कौन सा टाइप का मटेरियल है, ब्रिक है, कारपेंट है, कंक्रीट है। और इधर आ जाता है मटेरियल लाइब्रेरी, यानी कि जो भी मटेरियल यहाँ पे सिलेक्टेड है उससे रिलेटेड कोई भी चीज हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला ब्रिक है तो ब्रिक यहाँ पे दिख रहा है। मान लीजिए मुझे फैब्रिक में काम करना है, तो मैं फैब्रिक पे क्लिक करूंगा, तो फैब्रिक से रिलेटेड वीरे का जितना भी डिफॉल्ट मटेरियल है वो सब यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ओके, अब इन सब में से मैं अपना जो मटेरियल है वो चूज कर सकता हूँ। सपोज मुझे ये पर्पल कलर जो है वो सही लगा अपने लाइक चेयर के लिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि ये वाला जो फैब्रिक है इसको मैं चूज किया और ड्रैग करके इस साइड में रख दिया। ठीक है, तो इसका जो AO2 का कलर है वो मुझे दिखेगा, और यहाँ पे क्लिक करने पे तो मुझे यहाँ पे कलर दिख ही जाता है कि कौन सा फैब्रिक यूज हो रहा है। ठीक है, अब फैब्रिक में अलग अलग टाइप का मटेरियल है, सबका अलग ग्लॉसीनेस है, तो उसके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और अलग टाइप का एक मटेरियल जो है वो चूज कर लूँ। सपोज ये जो फैब्रिक का पैटर्न है ये भी मुझे सही लग रहा है, तो मैंने इसको भी चूज कर लिया कि हिट एंड ट्रायल मेथड से देख लेंगे कि कौन सा मटेरियल मेरे लिए सूट कर रहा है। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ऊल का फैब्रिक यूज करना है तो ऊल का ही फैब्रिक चेक करके देख सकते हो, लेकिन चेयर पे नॉर्मली वो रहेगा नहीं। सिल्क रिफ्लेक्टिव एक रख लेते हैं। ओके, ये तीन चीजें हम लोगों ने यहाँ पे अपना चूज कर लिया। ठीक है, अब मटेरियल में हम लोग को जब भी कोई अप्लाई करना होता है तो सेम चीज यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखिए कि यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्टिव नहीं लग रहा है। अब मैं इसको ऐसे इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक और चीज यहाँ पे बतानी है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, इस कलर को पिक करता हूँ, यहाँ पे कलर आ गया। इसके बाद करता हूँ सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट इन द सीन, यानी कि इस कलर का जो भी ऑब्जेक्ट है उन सबको सिलेक्ट कर लो। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव ग्रे कलर जो है वो मुझे अप्लाई करना था। ठीक है, तो ये समहाउ यहाँ पे कलर नहीं दिखा रहा है। चलिए देखते हैं कि रेंडर में ये कलर शो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, इसको अप्लाई कर देते हैं सिलेक्शन पर। थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा अगर ये ठीक से डाउनलोड ये सब हुआ होगा तो। ठीक है, यहाँ फिलहाल के लिए दूसरा फैब्रिक यूज कर लेते हैं, पर्पल वाला कर देते हैं। ये अभी भी सिलेक्टेड ही है। हाँ देखिए, अब जाके ये अप्लाई हो गया। ओके, ये चीज जो है फैब्रिक अप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पे वो कलर जो है वो नहीं दिख रहा है जैसा हमें चाहिए था। मैं सीन पे जाता हूँ, सीन मेरा ऑलरेडी सेट है, तो इसलिए बार बार मुझे रोटेट नहीं करना पड़ेगा। अब मैं एक टेस्ट रेंडर ट्राई कर लेता हूँ। तो ये जो है वो इंटरेक्टिव रेंडर होता है। इंटरेक्टिव रेंडर पे ही हम लोग अपना टेस्ट रेंडर एक निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि किस टाइप का फैब्रिक बनेगा। तो यहाँ पे मॉडल में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब रेंडर निकालेंगे तो वहां पे मेरा जो एक्चुअल कलर है वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। गॉट इट? यस सर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? यस सर। नो सर। इसी तरीके से मैंने जो जो यहाँ पे चीजें निकाली हैं उन सब का भी टेस्ट कर सकते हैं। अब आइडिया तो लग गया मुझे कि ये कैसा दिखने वाला है, तो अभी इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, एक और जो पैटर्न वाला कलर था उसको भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो मेरा ये था फैब्रिक पैटर्न के नाम से। तो चलिए एक बार सैंपल से ये कलर पिक कर लेते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन कर देते हैं। क्योंकि सॉरी, कंट्रोल जेड, समहाउ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है।
पीछे वाला सीन सेलेक्टेड है ऑलरेडी, ब्लू लाइन दिख रहा है। अभी ये सिलेक्ट हो गया क्योंकि हम लोग ग्रुप के अंदर आके कर रहे थे, ठीक है। ग्रुप के बाहर थे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, ओके। जैसे कि सेम कलर का हो जाता है, जहाँ यहाँ पे पैटर्न नहीं दिख रहा है ना, तो अगर ये स्केचअप मैच कर ले रहा है तो वहां पे इसलिए वो चीजें हो रही थी, ठीक है। अभी हम लोग चले जाते हैं अपने फैब्रिक पैटर्न पे। तो फैब्रिक पैटर्न जो है ये वाला, इसको अप्लाई करना है, तो इसको कर देंगे अप्लाई टू सिलेक्शन। यानी कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आया जैसे अभी यहाँ पे आया है, तो आपको सिंपली ग्रुप के अंदर चले जाना है, ओके। ऐसा नहीं कि वो पीछे से सिलेक्ट हो रहा था, ठीक है। वो सेम कलर को डिटेक्ट कर ले रहा था, ये प्रॉब्लम था। तो ये अप्लाई कर देगा कुछ देर में, अप्लाई हो गया, ठीक है। अभी इसका एक टेस्ट रेंडर लेके देख लेते हैं। सेम चीज आप वुड के साथ भी कर सकते हो, या फिर जो भी आपके पास मटेरियल है उसके साथ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सीन सेट नहीं किया, इसलिए वो थोड़ा अलग जगह पे प्लेस हो रहा है, ओके। तो बेसिकली मेरा आइडिया बस ये था कि कैसा दिखना है, नहीं तो मैं सीन सेट करके करूंगा तो काम हो जाएगा सही से, ओके। मटेरियल से कोई क्वेश्चन नहीं होगा अब? नो। ठीक है, अभी चलते हैं, नो इसको सर। देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इंटरेक्टिव की जगह हाई क्वालिटी रेंडर निकालना है, ठीक है। इसको सीन को सेट कर देते हैं। अब हाई क्वालिटी रेंडर निकाल के मैं दिखाऊंगा नहीं, अदरवाइज ये बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं सेटिंग्स बता दे रहा हूँ आपको कि क्या करना है। देखिए, जैसे आपने इंटरेक्टिव का सेटिंग किया था वैसे ही हाई क्वालिटी का भी सेटिंग करते हैं। हाई क्वालिटी रेंडर निकालने के लिए हमारे पास जो मेन चीज होता है वो क्या होता है कि प्रोग्रेसिव, राइट। इंटरेक्टिव का मतलब मैंने बताया था कि आपको क्विक रेंडर निकालना है, वो बहुत हाई क्वालिटी का नहीं रहेगा। दूसरा है कि प्रोग्रेसिव, यानी कि हाई क्वालिटी रेंडर निकलेगा, जैसा आपको चाहिए वैसा निकलेगा। जैसे कि डाइनिंग टेबल के केस में मैंने हाई क्वालिटी रेंडर निकाल के आपको दिखाया था, ठीक। अब इसमें है कि पहला चीज आप नोटिस कर लीजिए या फिर पैटर्न को सेट कर लीजिए और अपने लिए सेव कर लीजिए। जो भी करिए, आपको रखना है CUDA, मैंने CPU रखा है, आपको इंजन CUDA पे रखना है। CPU से रखेंगे तो आपका रेंडर जो स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड है तो आप CUDA ही रखेंगे। मैं बहुत बार इस बात पे इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देन प्रोग्रेसिव रेंडर अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा कि आपका टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेम क्वालिटी रेंडर निकालना चाहते हो कम टाइम में, तो आपको क्या करना है, इंटरेक्टिव के साथ साथ प्रोग्रेसिव को भी ऑफ कर देना है, ठीक है। तो इंटरेक्टिव और प्रोग्रेसिव दोनों ही ऑफ रहेगा, ओके। और जो क्वालिटी है उसको मीडियम की जगह हाई कर देंगे, ओके। हाई, हाई प्लस, जो भी आपका रहेगा बेस्ट मीडियम, वो आप कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और हो जाएंगे, कम करेंगे तो हाई हो जाएगा। इसको आप हाई कर सकते हैं। जो आपका फाइनल रेंडर हो गया कि आपने सब कुछ सेट कर लिया है, तब निकालने की बात कह रहा हूँ। उसके बाद क्या करते हैं कि नेक्स्ट आते हैं, हम लोग के पास एक ऑप्शन है डिनॉइजर, ठीक है। तो ये डिनॉइजर जो है इसको आप ऑन कर लेंगे। डिनॉइजर ऑफ ऑन करने से क्या होता है कि आपका रेंडर में कहीं कहीं आपने देखा होगा कि दाना दाना टाइप का चीज आता है, तो वो वाला चीज जो है वो नहीं होगा। जैसे साउंड में नॉइज होता है वैसे ही पिक्चर में नॉइज होता है, और वो होता है अब्रप्शन, ओके। तो वो डिनॉइजर को ऑन कर लेना है। कभी भी इंटरैक्टिव रेंडर निकालते टाइम डिनॉइजर को ऑन मत कीजिएगा, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इसको फाइनल रेंडर में ही यूज करते हैं, ओके। ऐसे यूज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि रेंडर आउटपुट। ये जो रेंडर आउटपुट है उसमें मुझे क्या करना है। पहला तो है कि सेफ फ्रेम तो ऑन रखना है, ठीक है। यानी मेरा जो फ्रेम है वो पर्टिकुलर बना रहे। देन एस्पेक्ट रेशियो को आपको चेंज करना बता दिया था कि किस एस्पेक्ट रेशियो में रखेंगे। तो जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने एस्पेक्ट रेशियो चेंज किया, इमेज का विड्थ और हाइट भी चेंज हो गया रिस्पेक्टिवली। यहाँ चेंज किया, ये 800 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेंज होते रहता है। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है कि जब मैं रेंडर निकालता हूँ तो आपने देखा होगा कि मेरा पिक्चर जो वो छोटा सा निकलता है, राइट। वो
400 या समथिंग रहता है, छोटा निकलता है। तो यस आपको सर। क्या यस करना सर। है, इमेज का जो विड्थ है उसको मिनिमम 1000 रखना है, आप जिस भी रेशियो में निकालना चाहो। ठीक है, आप रेशियो चेंज करेंगे तो वो चीज चेंज हो जाएगी, लेकिन बाद में इसको 1000 ही रखना है। ठीक है, जैसे अभी मेरा इमेज विड्थ बढ़ गया, तो ज्यादा रख सकते हो लेकिन 1000 मिनिमम रखना है। ओके, तो वो आप चेंज कर लीजिएगा जब भी आपको रेंडर निकालना होगा तब। ओके, तो ये एक चेंजेस होगा, जो आप अगर रेशियो को चेंज करना चाहोगे तो ये चीज को चेंज करना होगा, डायरेक्टली लोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको हम लोग फिर से सेव कर लेते हैं। ये जो सेटिंग है वो मेरा हाई क्वालिटी बकेट रेंडर सेटिंग के नाम से रहेगा। ओके, तो इसको मैं सेव कर लेता हूं, HQ बकेट रेंडर सेटिंग, HQ BRS। ओके, मैंने ऐसा इसको नाम दे दिया। अब बकेट रेंडर सेटिंग क्या होता है कि उसमें क्या ब्लॉक्स ब्लॉक्स करके आपका रेंडर निकलेगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने चेंज किया ये ऑटोमेटिकली इंटरेक्टिव से प्रोग्रेसिव वाले में स्विच कर चुका है। तो ये सेटिंग के हिसाब से अपने आप को चेंज कर चुका है। ओके, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेंडर होना चालू हो जाएगा। देखेंगे कि यहाँ पे रेंडर का जो साइज है वो अपने आप बढ़ गया है। राइट, तो उस तरीके से ये काम करता है। डिनॉइजर वगैरह ऑन है तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगने वाला है, लेकिन रेंडर का क्वालिटी जो लास्ट में निकल के आएगा वो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब है कि रेंडर का प्रोग्रेस कैसे देखेंगे, कितना हो चुका है कितना बाकी है। तो ये बॉटम में आप नजर डालेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे हमारा प्रोग्रेस जो है वो दिखा रहा है। जैसे कि अभी तो बिल्डिंग लाइट का जो कैश है वो सब बिल्ड हो रहा है। ठीक है, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स है, इस डायलॉग बॉक्स पे करेंगे तो यहाँ से प्रोग्रेस वगैरह दिखाते रहता है कि क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं। ये जो लाइन है आप उसी को देखिएगा, उतना स्टडी करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको आउटपुट से मतलब है। ओके, यहाँ पे आप अपने प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो। तो क्वालिटी ऑफ रेंडर आप देख रहे हो बहुत इनहेंस हो चुका है इस पर्टिकुलर चीज में। राइट, यहाँ पे आपको नॉइज वाला सेटिंग दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए क्लीन होता हुआ आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन है, ये आपको काफी व्हाइट वाला पोर्शन क्लीन दिखेगा, इधर धीरे धीरे नॉइज है। तो ये यहीं से स्टार्ट करते जाएगा, बकेट को बनाते जा रहा है क्योंकि ये व्हाइट कलर का है सब कुछ, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो चेंज होता हुआ है वो क्लियर नहीं दिख रहा है उतना। यहाँ तक सब कुछ डाउट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बकेट रेंडर सेटिंग जो है अपने लैपटॉप में करके उसको भी सेव कर लीजिएगा ताकि आपको बार बार नोट्स ना चेक करना पड़े। नोट्स में आपको बस इतना ही चेक करना है, विड्थ को याद रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस टेस्ट रेंडर को रोक देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है कि हम लोगों ने लाइट तो अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब है कि हर बार तो ये रेक्टेंगल लाइट एक से काम नहीं चलेगा, है ना। तो 4 रेक्टेंगल लाइट है यहाँ पे और चारों रेक्टेंगल लाइट का इंटेंसिटी मैंने 200 सेट करके रखा है। तो अगर कोई लाइट चाहिए जो कि अलग रहे तो उस केस में क्या करना है, तो हम लोग के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि नया लाइट जो है वो ड्रॉ कर दे। कॉपी करके यूनिक करके वो सब ज्यादा झंझट नहीं लेना है, एक नया लाइट ड्रॉ कर देंगे, उसके हिसाब से उसकी इंटेंसिटी और पोजीशन जो है फिक्स कर देंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि लाइट के कलर को अगर चेंज करना हो तो क्या कर सकते हैं। तो आप देखते हो कि यहाँ पे लाइट का नाम रहता है, इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये सिंबल रहता है हमारा, ये लाइट का नाम रहता है। यहाँ पे आप रीनेम करके इसको रेक्टेंगल लाइट की जगह कुछ भी कर सकते हो। सपोज मुझे रेक्टेंगल लाइट ना करके यहाँ पे इसको प्रोडक्ट लाइट लिखना हुआ तो मैं वहां पे वो कुछ भी लिख सकता हूँ, अपने हिसाब से नाम दे दिया। क्योंकि मान लीजिए आपके पास मल्टीपल रेक्टेंगल लाइट्स है तो आपको सबका नाम पता होना चाहिए ना, तभी तो आप चेंज करोगे ना। तो रेक्टेंगल लाइट 1 2 ऐसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट लाइट लिख देता हूँ इसको। ठीक है, कुछ भी नाम देना है आपको, बस अपने रेफरेंस के लिए दे सकते हैं। देन आता है इंटेंसिटी, जो कि पोजीशन के हिसाब से आपको सेट करना होता है। आफ्टर दैट जो ऑप्शन है वो है हमारा कलर का। ओके, तो कलर में देखिए यहाँ से आके आप लाइट का कलर भी पिक कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो हो गया कि आपको किस तरीके का लाइट चाहिए, ग्रीन लाइट चाहिए, सिंपली कोई भी फोटोशॉप इमेज आपने यूज किया होगा तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कलर वगैरह पिक कर लीजिए। ओके, कलर पिक हो गया। अब है कि इसके हिसाब से आप कलर को पिक करके यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। एंड अगर हल्का सा एक इंटरेक्टिव रेंडर निकालना चाहे तो वो भी निकाल के देख सकते हैं। तो मैं रेंडर सेटिंग्स को चेंज कर लेता हूँ। मेरा रेंडर सेटिंग कहाँ गया?
देखिए यहाँ से इंटरेक्टिव रेंडर का सेटिंग है, इसको ले लिया, ये इंटरेक्टिव रेंडर को चूज कर लिया। ओके, और इस पे फिर फाइनली क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लाइट का कलर जो है वो चेंज होकर ब्लू हो गया है। ठीक है, बस यही डिफरेंस मैं दिखाना चाहता था यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग आपका जो इंटीरियर का वर्क है उसके हिसाब से अलग कलर का लाइट यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि आजकल के एक्सटीरियर का भी बिल्डिंग का काम होता है, इंटीरियर में तो होता ही है यूज, एक्सटीरियर में भी आजकल अलग अलग लाइट्स का यूज होने लगा है कि व्हाइट कलर से वॉल को पेंट कर देते हैं और फिर एक्सटीरियर में लाइट को अलग अलग कलर का यूज करते हैं, तो वो एक अच्छा अपीरियंस देता है। तो सेम काम आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ यस तक? सर। अब चलते हैं, स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद होता है कि लाइट में और क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग को एडिट करनी है। सीन को सेट कर लेते हैं। देखिए, फिर से लाइट के चलते हैं, रेक्टेंगल लाइट को ही एडिट कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल लाइट में जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद जब राइट वाला फ्लैप ओपन करते हैं तो रेक्टेंगल राइट से रिलेटेड जो भी हमारी सेटिंग्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब इस लाइट का जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। अब आपको इंटेंसिटी चेंज करनी है तो इंटेंसिटी सिंपली यहाँ से मैनुअली सेट भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके देखना है तो आप इसको भी लेफ्ट या राइट में ड्रैग करके देख सकते हो, और यहाँ पे पिक्चर पे उसका जो असर है वो भी दिखाई देता है कि कितना हमारा इंटेंसिटी रहना चाहिए। सपोज मैंने 30 कर दिया तो बहुत ही फेडेड इंटेंसिटी के साथ है। तो ये जो लाइक मॉडलर किचन के कैबिनेट्स के नीचे का लाइट होता है उसका इंटेंसिटी नॉर्मली कम रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इंटेंसिटी को सेट करके देख सकते हो अपने मॉडल में भी कि किस तरीके का होगा। रेंडर वाला पे क्लिक करेंगे और उसका कितना रेंडर पे चल रहा है इंटेंसिटी वो भी चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम आइडिया आपको बहुत टाइम यहीं से लग जाएगा, 2-3 रेंडर निकालोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ओके, ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे कि यूनिट, ये कलर और टेक्सचर को मैंने नहीं बताया क्योंकि उसको मैं एक दूसरे टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा आता है कि यूनिट्स। यूनिट्स आपका यहाँ अभी के लिए ध्यान मत दीजिए, बाद में बताऊंगा इसको। ठीक है, रेडियंस होता है वैसे। अब आता है कि शेप ऑफ लाइट। शेप ऑफ लाइट देखने के लिए मैं अपने मॉडल को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो जो रेक्टेंगल लाइट सिलेक्ट करते हैं ना उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होता है। पहला तो ये रेक्टेंगुलर लाइट है, ओके। दूसरा जो क्या होता है वो हमारा डिस्क लाइट होता है। तो ये डिस्क लाइट हो जाता है, बस इसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी वगैरह सब वही रहता है लेकिन शेप चेंज हो जाता है। ओके, गॉट इट? अब यस सर। अगर कम ज्यादा करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस उसमें दिखने लगेगा। नेक्स्ट हो जाता है कि साइज। अब इस डिस्क का साइज या फिर जो भी रेक्टेंगल है उसका साइज आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो देखोगे कि यहाँ पे इंक्रीज कर गया, राइट। और बढ़ा के देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इसको डिफॉल्ट पे रखना चाहते हो तो डिफॉल्ट सेटिंग में आप अपना नंबर देख लेना और उसके हिसाब से इसको चेंज कर देना। अगर आपका यही रेक्टेंगल लाइट रहेगा तो उसमें दोनों ही साइड चेंज हो पाएगा। ठीक है, सपोज आप एक को इलोंगेट कर देते हो तो आपको दिख गया कि यहाँ पे इलोंगेशन हो गया है। ठीक है, उसको बहुत कम करना चाहते हो तो वो छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वालों को इंक्रीज करेंगे तो इस तरीके से रेक्टेंगल लाइट को रेगुलेट किया जा सकता है, या फिर ड्रॉ करने के टाइम भी ये ऑप्शन रहता है कि आप उस टाइम भी रेगुलेट कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। मैं फिलहाल इसको डिफॉल्ट पे रख देता हूँ। अब जो है नेक्स्ट चीज, डायरेक्शनलिटी। ओके, तो डायरेक्शनलिटी में क्या होता है कि हम लोग को लाइट को अगर कहीं फोकस करना हो, जैसे कि अभी क्या है कि एक लाइट है जो टॉप में है और तीनों चारों डायरेक्शन में जहां जहां उसको स्कैटर होना है वो स्कैटर होना है, उसको अगर हम फोकस करना चाहते हैं तो डायरेक्शनलिटी का यूज करते हैं। सपोज आपको ये लाइट जो है इसको एक पर्टिकुलर फोकस में दिखना है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि वो वहीं पे फोकस हो रहा है, दिख रहा है ना। अब वो हर जगह स्कैटर नहीं हो रहा है। तो सपोज आपने मैंने आपको बताया था कि पेंटिंग पे फोकस करना है, नंदन को बताया था, राइट।
तो वहां पे हम लोग को बहुत ज्यादा स्कैटरिंग लाइट नहीं चाहिए, राइट, कि हर जगह लाइट आते रहे उससे, वो पेंटिंग में फोकस करने के लिए बाहर से लाइट देना होगा, तो हम लोग इस तरीके का लाइट जो है वो यूज करते हैं। क्लियर है नंदन? ऑफिस मॉडलिंग में बताया था ना मैंने, पेंटिंग हाँ वहां पे लाइट को प्लेस करेंगे, तो वो इस तरीके से प्लेस किया जाता है। ओके, देन आ जाता है कि हम लोग के पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इस ऑप्शन पे अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस नीचे मिलते जाते हैं। जैसे कि पहला तो है इनविजिबल। ओके, तो ये चीजें देखने के लिए हमें रेंडर को ऑन करना पड़ेगा। तो लाइट मेरा इस तरीके से प्लेस्ड है। अभी अगर मैं रेंडर को ऑन करता हूं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा लाइट जो है वो ब्लैक शैडो की तरह दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे एक कोई लाइट लगा हुआ है, तो उसको हम लोग को ब्लैक की तरह दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप उसको हाइड करना चाहते हो तो आप इनविजिबल पे क्लिक कर देंगे, तो लाइट कहाँ लगा है वो नहीं दिखेगा। जैसे कि आप कॉब लाइट वगैरह में तो इनविजिबल नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन कई जगहों पे आपको इस तरीके से लाइट को यूज करना होता है। ठीक है, अभी लाइट्स के सेक्शन में थोड़ा सा जाएंगे, यहाँ पे इसकी जो इंटेंसिटी है वो सभी चेक कर लेंगे। ये जो सनलाइट है इसको मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी लाइट को आप टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी जो पहले से थी वो मैं इसको दे देता हूँ, और कलर भी है उसको भी व्हाइट कर लेता हूँ। हाँ, कलर में एक चीज और बता देता हूँ कि आपका ये जो नीचे में केल्विन है ना, ये आपका केल्विन स्केल है या केल्विन टेम्परेचर है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग का भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर रहता है तो उसमें हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं तो कूल होता है, राइट साइड में जाते हैं तो वार्म होता है, ये दिखाता है। यस सर। यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, यानी कि राइट साइड में आपका कूल है और लेफ्ट साइड में आपका जो कलर है वो वार्म हो जाता है। ओके, तो अगर आप इधर जाएंगे तो ये वार्म कलर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो आप केल्विन से भी अपना लाइट का कलर वगैरह जो है वो चेक करके देख सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको इसको डिफॉल्ट पे ले जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो कर्सर है जो हमारे इस कलर पे सब जगह जूम हो रहा था, उसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ले जाकर छोड़ देंगे तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो व्हाइट लाइट के लिए उस तरीके से काम करता है। क्लोज। उसके बाद आते हैं इस पे, तो इसका इंटेंसिटी फाइन फिलहाल के लिए थोड़ा और कम कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं। मुझे लगता है कि दूर से ज्यादा बेटर दिखेगा वैसे वो, वरना हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो दिख ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है, तो इनविजिबल आपको समझ में आ गया। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा क्या है, शैडो का, कि हमारे जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके नीचे एक छोटा सा शैडो बन रहा था, राइट। अगर आप ये शैडो नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे शैडो को ऑफ कर सकते हैं, तो आपको जो ऑब्जेक्ट है उसके नीचे का शैडो नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद तीसरा है डबल साइडेड। तो आप अगर लाइट को रेंडर को जूम आउट करोगे तो आप देखोगे कि ये सिर्फ एक ही साइड में लाइट को प्रोवाइड कर रहा है। तो रेक्टेंगल लाइट में नॉर्मली हम लोग एक ही साइड में लाइट को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हो सकता है जो दूसरा लाइट हम लोग यूज करेंगे उसमें हम लोग को डबल साइडेड में लाइट चाहिए होता है, जैसे कि एक्सटीरियर के वर्क में रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल साइडेड को क्लिक कर देंगे तो कोई भी लाइट होगा ना उसके दोनों सरफेस से लाइट इमिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप टॉप में भी देख सकते हो, रेंडर व्यू में भी देख सकते हो उसका असर क्या है। ओके, क्लियर हो गया? यस। उसके यस बाद सर। चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, कि हम लोग के पास क्या है, अफेक्ट डिफ्यूज। ठीक है, तो अफेक्ट डिफ्यूज में क्या होता है कि शैडो जो होता है उसको स्मूथन करना होता है। तो यहाँ पे फुल डिफ्यूजन है, अगर इसको मैं एकदम शार्प कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका डिफ्यूजन जो है वो एकदम शार्प हो जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके जितना डिफ्यूजन मुझे देना है वो मैं डिफ्यूज करके दे सकता हूँ लाइट के लिए। ओके, उसके बाद है अफेक्ट रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। जो डाइनिंग टेबल वाला मॉडल था ना, या फिर जहां भी आप ग्लास का सरफेस यूज करते हो, तो वहां पे क्या दिखता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, राइट। तो लाइट का रिफ्लेक्शन मिरर में ना दिखे, वो उसके लिए हम लोग अवॉइड करते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर लाइट हम लोग नॉर्मली नहीं चाहते कि उसका रिफ्लेक्शन दिखे। अगर मैं रेक्टेंगुलर लाइट कहीं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ग्लास का सरफेस है, तो उस पर दिखेगा कि लाइट आ रहा है, ठीक है, तो उस लाइट को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन को ऑफ कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक?
Yes, sir. बाकी आपको स्पेकुलर वगैरह भी उस सर रिफ्लेक्शन के हिसाब से ही चेंज करना होता है। तो आप इसको सिंपली ऑफ कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हम लोग को कहीं नहीं नहीं दिखेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहाँ पे? नो सर। ठीक है, तो जो बेसिक थ्योरीज थी वो तो हमारे क्लास की आज की इतनी ही थी। अभी एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा सा ड्रैग हो जाए तो। मान लीजिए आपका टीवी है, टीवी वगैरह जो बनाते हैं, तो उसमें हम लोग को लाइट जो है वो बाहर से नहीं हो सकता है, राइट? बाहर से अगर कोई लाइट लेके बना देंगे उधर तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो आपका जो इस टीवी का स्क्रीन है उसके अंदर से लाइट आता हुआ नहीं दिखेगा, इमिटिंग लाइट नहीं दिखेगा। तो वहां के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सपोज मैं अभी एक रैंडम डायमेंशन लेके बना देता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। इसको एक ग्रुप बना लेता हूँ, टूल किया, सिलेक्ट लेके ऑफसेट ले लेते हैं छोटा सा, एंड इसको हल्का सा पुश कर देते हैं ताकि लगे स्क्रीन जैसा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, टीवी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी क्या करना है अपने को, ये जो होल मॉडल है इसको सिलेक्ट ही कर लेते हैं एंड इसको एक ब्लैक कलर दे देते हैं फिलहाल के लिए। ऐसा अपना टीवी है। ओके, अब मुझे कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं जो कि हमारा अलग व्यू में हो। सॉरी, कंट्रोल जेड। सपोज ये वाला जो इमेज है वो मेरे टीवी पे मुझे चलता हुआ दिखाना है। ओके, वाइड स्क्रीन ज्यादा हो गया। यही इमेज ले लेते हैं, कोई सा भी रैंडम इमेज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सेव कर लिया। अब मुझे कहाँ पे सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लाइट चाहिए होगा। रेक्टेंगुलर लाइट को मैं यहाँ से कॉर्नर को ग्रैब करके ड्रॉ कर लूंगा। ओके, लाइट मेरा ड्रॉ हो गया।